चलो स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपन ने स्टार्ट करना है या करना क्या है, स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा अपन ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले प्रोजेक्टाइल कर लिया था और ये लास्ट हिस्सा बचा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का मोशन इन प्लेन, है ना। सिंपल सा चैप्टर था, उसके अंदर लास्ट का ये पार्ट काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन के लिए। और उस डेरिवेशंस के अंदर आपके पास प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। चलो प्रोजेक्टाइल की बात नहीं करते, एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। कल अपन ने स्टार्ट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और आपको पहले मैंने टर्म्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिखाई थी, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले लिखा था कि यूनिफॉर्म है सर्कल में जो मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखवाई थी कि ये एक्सेलरेटेड होता है क्योंकि इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता बट उसकी डायरेक्शन बदलती है, ये लिखा था अपन ने। फिर उसके बाद में हमने सर्कुलर मोशन के लिए कुछ बातें लिखी थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, है ना, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। पीरियोडिक मोशन होगा तो उसके अंदर टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी न्यू, ये लिखा था आपने, ठीक है। ये चीजें आपने कल लिख ली हैं और एक टारगेट आपको दिया गया था, है ना। रिलेशंस निकाल रहे थे अपन को वैसे 3 रिलेशन निकालने हैं। एक तो सिंपल वेलोसिटी v का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में रिलेशन निकालना है और एक रिलेशन निकालना है सिंपल एक्सेलरेशन a का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ में। तो दोनों ही निकालने हैं और दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं, अलग अलग से भी निकाल सकते हैं। जैसे शायद पहले वो हेडिंग लिखवा रखी है आपको, तो उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखोगे कैसे करेंगे। आपको सिंपल एक्सेलरेशन पता है क्या होता है, क्या होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से लिख सकते हो। इसको पहले आप समझ लो, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt ये होता है ना। और dv/dt में से v को अगर आप लिखना चाहो तो v को क्या लिख सकते हो, ds/dt। तो जब आप a के अंदर ये लिखोगे d/dt और v को आप लिखोगे ds/dt, इसका मतलब क्या है, s का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन एक बार और फिर 2 बार। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ना, d²s/dt²। ये पहले भी बात कर रखी है अपन ने, ये तरीका होता है d²s/dt²। ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया s का। हमें तो अल्फा लेके आना था। आप साइड में एक बार दिमाग में लगा के देखो कि अल्फा था क्या। अल्फा था d⍵/dt। ओमेगा क्या था, dθ/dt, तो यानी d²θ/dt। और थीटा क्या था, थीटा वॉज s/r। थीटा क्या था, s/r, यही था, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में, और r क्या है, रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट चीज को डिफरेंशिएशन के अंदर रखो या बाहर ले आओ, कोई फर्क पड़ता है? इंटीग्रेशन के अंदर रखो या बाहर ले आओ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो नहीं कह रहा मैं, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और इंटीग्रेशन करते हो तो उसके साथ में वेरिएबल लग जाता है, वो एक अलग चीज है। ये बात समझ में आ रही थी, मैंने भी बोली। सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो उस कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल लगा हुआ आ जाएगा। जैसे k का t के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो kt आ जाएगा। पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर 2 चीजें हों, उसमें एक हिस्सा कांस्टेंट है और एक हिस्सा वेरिएबल है। अब आप चाहे d/dx ऑफ ऐसे लिखो kx, या आप ऐसे लिखो k बाहर निकालकर d/dx ऑफ x, एक ही बात है। आंसर तो इसका 1 हो जाना है और आंसर k आना है, यहां भी और यहां भी। और अगर इंटीग्रेशन में हो kx dx तो उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, k को बाहर निकालकर x का dx के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। समझ रहे हो बात? इसी चीज का यूज यहां पे हम करेंगे कि हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ये d²θ/dt² होता, अगर ये d²θ/dt² होता तो ये क्या बन जाता, अल्फा बन जाता। बट हमारे पास थीटा ना होकर के अंदर क्या है, s है। हमारे पास क्या है, s है। आप इसको समझ के देखना, कई सारे तरीके से कर सकते हैं इसको। हमारे पास सिर्फ s है। अगर मैं यहां पे r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करवा दूं, कोई दिक्कत? मैथ्स में करा सकते हैं, मतलब हमारा कहीं पे मीनिंग सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम करा सकते हैं, ये पंगे ले सकते हैं, अलाउड है।
सिर्फ मल्टीप्लाई करा दें नॉट अलाउड, सिर्फ डिवाइड करा दें नॉट अलाउड, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ करा देंगे तो अलाउड है। और इस r को जानबूझ के इसके डिनोमिनेटर में अगर ले जाएं, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर के अंदर सिर्फ s था, अगर r को इसके साथ ले जाएं और मल्टीप्लाई वाला r एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड वाला यहां पे चला जाए, तो ये क्या बन गया s बाय r। अब ये स्टेप सिर्फ समझने वाला है कि सर ऐसे कैसे उठा के लेके चले गए, ये लेकर के कैसे चले गए, ये मैथ्स के रूल्स के अंदर है ना, रूल तो वायलेट नहीं किए। समझ में आ रहा है कि ये डिनोमिनेटर में था और न्यूमरेटर के अंदर भी तो डिनोमिनेटर लगा के ही लिखा है इसको, तो ये नीचे ही आने वाला है। ये एक्चुअली में चीज़ क्या बनेगी, अगर किसी को डाउट हो तो ये बनेगा क्या, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एस बाय आर। और ये इस एस बाय आर को आप ऐसा भी सोच सकते हो, एस इंटू वन बाय आर, आर तो कांस्टेंट ही है तो वन बाय आर भी कांस्टेंट होगा, तो वन बाय आर को आप बाहर लिख सकते हो, अभी भी सिखाया था। और बचेगा किस पे डिफरेंशिएशन, सिर्फ इस पे, एक आर यहाँ पड़ा है, कट के वापस से सेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये चालाकियां ऐसे कर रहे हैं थोड़ी सी जानबूझ के, ताकि s बाय आर हमें क्या मिल जाए, थीटा। अगर s बाय आर है तो ये s बाय आर आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और साथ में रहेगा r। और ये क्या होता है, इधर चल रहा था a, आपको a और अल्फा में रिलेशन ही तो चाहिए था, तो a इज इक्वल्स टू अल्फा r आ गया। और अगर आप डायमेंशनली चेक करो तो भी ये फॉर्मूला यही बनना चाहिए था। a में अपन ने कल ये बात करी थी जाते जाते कि a में क्या होता है, एल टी माइनस टू है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके अंदर क्या था, t माइनस टू, एल मिसिंग था, और r के अंदर कौन सा डायमेंशन होता है, l, तो इसके साथ l मिल गया तो ये a जैसा बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसके बीच का रिलेशन भी गैस कर सकते हो। ओमेगा में क्या होता है, सिर्फ t माइनस वन, इसमें होता है एल टी माइनस वन। तो अगर v जैसा बनना है ओमेगा को, इसके पास एल टी माइनस वन है, इसके पास तो सिर्फ t माइनस वन है, तो इसको अपने साथ l वाला फैक्टर लाना पड़ेगा, और वो कौन सा आएगा, r आएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा r, a इज इक्वल टू अल्फा r। ये फॉर्मूले हमेशा याद रह सकते हैं आपको, और ये बहुत बारी कंफ्यूज कर देते हैं कि a इक्वल टू अल्फा r था या अल्फा इज इक्वल टू a r था, v इज इक्वल टू ओमेगा r था या ओमेगा इज इक्वल टू v r था। तो उस केस में अगर आपने डायमेंशन सीख रखे हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इसके अंदर सिर्फ टाइम है और इसके अंदर लेंथ और टाइम दोनों है, तो लेंथ और टाइम जब मिलाओगे तभी तो दूसरा लेंथ ऑफ टाइम मिलेगा ना। ठीक है, तो इस रिलेशन को करना स्टार्ट करो। देखो, वी नो दैट, ये करो, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, इसको आप लिख सकते हो d बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, यानी डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रेडियस, और एक आर को अंदर चिपका दिया आपने, और यहाँ पे आप बताओगे कि अल्फा होता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये चीज़ आपने यूज़ करी है, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर, ये आ गया आपके पास। ये सिंपल नोटेशन में आया है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर होती है, वेक्टर होती है, तो इसका एक वेक्टर नोटेशन भी होना चाहिए। अगर वेक्टर नोटेशन में लिखें, इन वेक्टर नोटेशन, ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये बन गया। बस इतना, तीनों ही वेक्टर हैं ये, क्योंकि इन तीन में से दो लोग तो एक्सेलरेशन है और एक है आर रेडियस। अब रेडियस स्केलर होता है वेक्टर होता है, वैसे तो स्केलर ही होता है, पर क्योंकि यहाँ पे हम जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, जब पॉइंट यहाँ पे है तो हमारे लिए ये इस डायरेक्शन वाला रेडियस काम का है, जब इधर है कोई पॉइंट पोजीशन यहाँ है तो हमारे लिए रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए रेडियस की भी डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, तो रेडियस भी यहाँ पे एज अ वेक्टर ट्रीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं, जो ये वाइवा वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ के आपकी इंटरनल नॉलेज चेक करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रेडियस जो है, जैसे उससे पूछ लिया कि चल बेटा तेरे से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चा खुश कि एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ तो सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है,
अल्फा इज इक्वल, या सिंपल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू अल्फा आर। उसको लगा मैं तो मतलब सेटिस्फाई करके आ गया। फिर पूछेंगे वेक्टर में बताए, चलो बताए, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर क्या है, रेडियस, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा के फंसाना उसको। रेडियस स्केलर होता है, वेक्टर स्केलर, क्योंकि पता है स्केलर ही होता है। तो यहाँ वेक्टर कैसे लगा दिया, अब फंस गया। यही क्वेश्चन था तेरा। तो रेडियस स्केलर होता है या वेक्टर होता है। ये कभी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आए ना, बहुत बारी हम लेंथ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, बहुत बारी एरिया पे वेक्टर लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। जैसे रेडियस है, रेडियस स्केलर है या वेक्टर है, इसका कोई आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि सर सिचुएशन बताओ, डिपेंड करता है। अगर रेडियस की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है तो वो वेक्टर है, और रेडियस की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो स्केलर है। ठीक है, रेडियस अगर देखो, अगर रेडियस इस तरफ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां होगी, और अगर रेडियस इस तरफ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। यू नो दैट कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट विच इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर एट 90 डिग्रीज, है ना। 10th क्लास में किया आपने, किया है, किया है शायद, थ्योरम 10.2 ऐसा कुछ, ये थी। तो ये आपने किया। तो रेडियस की डायरेक्शन बदलने से आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। इसलिए रेडियस की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है और रेडियस की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये चीजें डिस्कस करने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज बुक में यहां तक तो लिखा ही हुआ है। अब इसी बिहाफ पे क्या आप v और ओमेगा आर में रिलेशन निकाल सकते हो, वो तो और भी आसान है ना। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और ये वाली चालाकी आपने नेक्स्ट स्टेप में ही कर देनी है। करो, आप वहां करो, मैं यहां करता हूं, देखते हैं कौन पहले करता है। तो v इज इक्वल्स टू, बिना बोले करते हैं, ये डॉट मत लगाना बस मल्टीप्लाई में। हो गया, आई एम द विनर, बन जाने दो। वेक्टर नोटेशन में भी लिख लेना फिर, इन वेक्टर नोटेशन v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अभी बात कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस पे क्वेश्चन देखो, हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, जो हमने किया है वही वाला आ जाए कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। डायरेक्ट डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, आपको किसी सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए, सिंपल न्यूमेरिकल, जिसमें कोई भी एक वैल्यू गायब करके बाकी दो वैल्यू आपको दे रखी हो, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किसी ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर जहां पे ए का यूज होना है, वहां पे ए ना दे करके अल्फा और आर दे दे। कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें अल्फा यूज होना है, वहां पे अल्फा नहीं दे करके ए और आर दे दे, तो आपको ए डिवाइड बाय आर करके अल्फा निकालना पड़ेगा और फिर अल्फा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से दो इसके यूजेस हैं, एक है इसका डायरेक्ट डेरिवेशन और दूसरा है काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल में किस तरह से पूछता है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से पता लगेगा। न्यूमेरिकल में डबल डिफरेंशिएशन आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है, सपोज वो देखो कब जरूरत पड़ेगी, आपको थीटा दे रखा हो और आपको अल्फा निकालना हो, तब आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है, बस दो बारी डबल डिफरेंशिएशन हो गया। कि सपोज आपको थीटा ऐसा दे रखा हो 3t³ प्लस 2t² प्लस 4t, ऐसा दे रखा है प्लस 9, ऐसा कुछ लिख लो। तो आपको अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा कैसे निकलेगा, d थीटा बाई dt, यानी d बाई dt ऑफ दिस होल क्वांटिटी। इसको लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, डायरेक्टली कर देंगे, ये आएगा 3 3 9 t की पावर 2
2 2 ज़ा 4, टी की पावर 1, इसका टी उड़ जाएगा, टी की जगह 1 बचेगा और ये 0 चला गया, ये आ गया ओमेगा, है ना, इतना ही है, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं, इसको भी हटा सकते हैं। अब अगर आपको एल्फे की वैल्यू निकालनी थी तो एल्फा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। तो आपको डबल डिफरेंशिएशन एक्चुअली में करना ही नहीं पड़ा, आपने दो बार ही क्या करा, सिंगल सिंगल डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी बाई डी टी अब किसका कर दोगे, इसका 9t स्क्वायर 4t प्लस 4 का, तो ये आ गया 9 2 ज़ा 18, लो आ गया अल्फा। और अल्फा है तो आपको पता है ना इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है, रेडियन, उसकी भी लगा सकते हो, वेरी गुड, आ रही है कल वाली आत्मा थोड़ी थोड़ी वापस। तो इस तरह से होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब आप उसको स्टेप्स में तोड़ लो, ठीक है, 2 लेवल्स में तोड़ लो, एक में आपने सिंगल डिफरेंशिएशन किया, एक में डबल कर लिया। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप एबल हो जाओगे, है ना, सीख जाओगे, प्रैक्टिस आप में काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, आपको डायरेक्ट एल्फा की वैल्यू चाहिए, वो आपको पता हो कि भाई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आप कर लो फिर इसको, अगर कर सको तो, कि भाई एक बारी करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 टी स्क्वायर बनेगा, और दूसरी बारी करेंगे तो 18t। पर बड़ी क्लास में भी इसमें अवॉइड करने पे ही कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको करके आना होता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई एक स्टेप में गलती हो ही जाती, तो इसलिए बेटर है 2 बारी कर दो उसको, ठीक है। ओमेगा की लगा दी थी बाद में, लगा के हटा भी दी, ओमेगा की लगा दी रेडियन पर सेकेंड। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी आ जाए, देखो बोर्ड के लिए और स्टैंडर्ड तरीके से आप तैयारियां करो, 11th वाला एग्जाम आपका निकल जाएगा, जैसे भी निकले कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, कम आए मार्क्स ज़्यादा आए, अगर एग्जाम में 99 मार्क्स भी आ गए तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, अगर किसी के 60 भी आ गए तो उसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं है। उसका अगर नॉलेज लेवल अच्छा है तो इट मीन्स उसने 11th क्लास अच्छे से पास करी है, नॉलेज लेवल बेकार है तो इट मीन्स उसने 11th को वेस्ट कर दिया। 11th आपके पास बोनस ईयर है जिसमें आप इंफॉर्मेशन खींच सकते हो सारी। आपको मैंने कहा है, बहुत बारी कहा है, 11th का सिलेबस इस तरह का है कि भाई उसमें से नॉलेज बिखर रही है, ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज है, जितने उसमें से सामान भर सकते हो भर लो अपनी जेबों में। अब ये मत कहना ओशन है सर जेब गीली हो जाएगी, बाल्टियाँ ले जाना घर से, टैंकर ले जाना, क्योंकि इस तरफ दिमाग ज़्यादा चलता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ ये कॉपी बाल्टी आपकी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आते हैं, इसके अंदर हमने कहा था हमारा फाइनल टारगेट क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो निकालना अपने को, ठीक है। तो अब ये 2 रिलेशन हमने निकाल लिए, एक रिलेशन और होता है वो भी आप लिख लो, रिलेशन अमंग ओमेगा कैपिटल टी और न्यू। इन लोगों में आपस में कैसा रिलेशन है, देखो एक बारी में 2 लोगों को रिलेट कर सकते हैं अपन इन तीनों में से, तो वो आपको रिलेशंस पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला रिलेशन टी और न्यू का, वो आपको ऑलरेडी पता है ना, क्या पता आपको कि टी इज इक्वल्स टू 1/न्यू, लिख लो इसको। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है, कोई कहे कि नहीं सर मुझे तो ये सिखाया था, ये लिख ले, अगर इसमें खुश होता है तो ये लिख ले, बात तो एक ही है। अगर ओमेगा का रिलेशन टी से देना हो या ओमेगा का रिलेशन न्यू से निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो टी, ये किसका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टी एंड न्यू, ये फर्स्ट लाइन में आपने इसका रिलेशन लिख दिया, ठीक है। और इसकी डेरिवेशन 1 मार्क में आ सकती है, जो नेक्स्ट वाला काम करने वाले हैं अपन, काफ़ी बार आती है। ओमेगा का टी के साथ रिलेशन या ओमेगा का न्यू के साथ रिलेशन, ठीक है, तो वो निकालते हैं। मैंने कि मैं अगर यहाँ पे छोटी सी हेडिंग भी बनाऊँ तो ये बनेगी, ओमेगा का रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ मैं टी या न्यू के साथ। तो कैसे निकालता हूँ, देखो आपको ये पता है कि ओमेगा होता क्या एक्चुअली में, मैथमेटिकली क्या ओमेगा थीटा बाई टी होता है, होता है, पता आपने को, ठीक है, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अब अगर मैं एक पूरे रोटेशन की बात करूं, लिखो फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन,
फॉर अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, अगर पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन की मैं बात करूंगा तो क्या उसके लिए थीटा आपको पता है कितना होता है? रेडियंस में बोलो 2 पाई। और क्या उसमें टी के लिए कोई स्पेशल सिंबल दिया हुआ अपन ने? कैपिटल टी, विच मीन्स टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल कवर्ड होता है वो भी कांस्टेंट है, वो भी फिक्स है, और उसकी वैल्यू पता है अपने को हमेशा इतनी होगी। टाइम भी फिक्स होता है पर उसकी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक राउंड में मैं अगर राउंड कर रहा हूँ तो मेरा टाइम अलग हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन आएगा उसका टाइम अलग हो सकता है ना। जैसे मिनट वाली नीडल का टाइम अलग है, सेकंड वाली का अलग है, और आर वाली का अलग है, ठीक है। एक को 60 सेकेंड्स लगते हैं, एक को 60 मिनट्स लगते हैं, और एक को 12 आवर्स लगते हैं। तो है सबका कांस्टेंट पर है सबका अलग अलग। अगर इस चीज को मैं यहां पुट करूं तो ये मेरे पास ओमेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओमेगा विल बिकम 2 पाई बाय टी। तो ये रिलेशन आ गया ओमेगा और टी में। अगर आपको टी की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो आप 2 पाई से डिवाइड कर दो, आपके पास ओमेगा आ जाएगा। और इसी को आप किस में स्विच कर सकते हो? टी में, है ना, कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। और आपको ये भी पता है कि 1/t को क्या लिखते हैं? न्यू लिखते हैं। तो यहां पे आपको 1/t दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब लिखते हैं वी नो दैट, क्या पता अपने को कि 1/t इज न्यू, ऊपर लिखा हुआ वैसे। सो जो ओमेगा है वो हो गया 2 पाई न्यू, और यहां से अगर न्यू निकालना हो तो आ गया ओमेगा बाय 2 पाई। इसको याद रखना बहुत आसान है। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं उसके इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, क्योंकि न्यू क्या थी? फ्रीक्वेंसी। इसके साथ एक टाइम पीरियड का पूरा एंगल लग गया, तो ये एंगल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बन गई। तो आपको पता नहीं चलेगा कब फिजिक्स के अंदर ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते बोलते एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना स्टार्ट कर देंगे। मैथमेटिक्स की नज़र में तो एक ही चीज़ है ये, पर फिजिक्स की नज़र से ही अलग चीज़ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला सेम है, सिंबल सेम है, एक ही बात है, एक ही चीज़ है, पर समझने के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का, ओमेगा जो कि इनिशियली था क्या? एंगुलर वेलोसिटी था, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं था, बट ये इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह का आया है कि इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ये बड़ी बड़ी क्लासेस तक डिबेट, क्योंकि छोटी क्लास में तो बच्चा ध्यान नहीं देता, बाद में उसको समझ में आता है कि अरे ये क्या पढ़ा दिया मेरे को, ओमेगा को पहले तो एंगुलर वेलोसिटी कहा था, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दिया, मैं भी पढ़ आया। तो ये ओमेगा है क्या? एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या है? तो बाद में इस चीज़ पे डिबेट आता है कि एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये ऐसा डिबेट होता है जिसको कोई भी ढंग से समझा नहीं सकता, बिल्कुल बारीकियों वाला। तो आपने शुरू वाली क्लासेस में ही ध्यान से इस चीज़ों को सीख लेना कि ये है क्या एंगुलर वेलोसिटी, बट इस हरकतों की वजह से इसका नाम रख दिया गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो जी हटा दें इसको, लिख लिया सारा। अब लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यू कैन से द रेडियल एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं, हेडिंग है रेडियल स्लैश सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन। जब कभी भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन के अंदर इन्वॉल्व है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलती है, और वहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द रेडियस, है ना। उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लिखो, whenever a body performs circular motion
whenever a body performs circular motion, जब कभी भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, the direction of velocity changes at every point. The velocity नहीं, the direction of velocity लिखा है ना, the direction of velocity changes at every point and hence an acceleration is associated with it. And hence an acceleration is associated with it. जुड़ा हुआ होता है कि acceleration इसके साथ में. An acceleration is associated with it. ब्रैकेट में लिखो which acts टूवर्ड्स रेडियस की तरफ एक्ट करता है, ब्रैकेट क्लोज. एंड इज कोल्ड, ब्रैकेट क्लोज के बाद लिखो एंड इज कोल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ज़्यादा फेमस सेंट्रीपिटल नाम है इसका. एंड इज कोल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, ये होता है. अब इसको रेडियल भी बोलते हैं, और रेडियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस. ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये आपको लिखवाई नहीं है बट बता दी गई हैं. अगर पूछ ली जाए इन द रेयर केसेस तो आपको पता होनी चाहिए. फिर आप लिख लो मैथमेटिकली. पहले इसको जान लेते हैं फिर इसको पहचान लेंगे अच्छे से. मैथमेटिकली जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी से दिखाते हैं इसको. सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल. इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय आर. इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय आर. या ओमेगा की टर्म में लिखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर. कैसे? आपको पता ना कि v होता है ओमेगा आर, है ना. तो v स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा ओमेगा स्क्वायर आर. सिंपल. अभी इसका है था कि v के अंदर l है और t-1 है, ओमेगा के अंदर सिर्फ t-1 है, तो l लाने के लिए इसको साथ में क्या लाना पड़ता है? r. ठीक है, तो यहां तक डेरिवेशन आपको करनी है. अगर ये आपने सीख लिया तो इससे आप ये निकाल सकते हो, और ये अगर आपने सीख लिया तो इससे आप ये निकाल सकते हो. एक्चुअली में दो फॉर्मूले हैं, AC इक्वल टू दिस या AC इक्वल टू दिस. आपने कोई भी एक फॉर्मूला सीख लिया तो दूसरे वाला रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, विच इज V इज इक्वल टू ओमेगा आर या ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर. ठीक है, ये आपके पास एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया. अब लास्ट टॉपिक हमारा इसी पे ही है, इसका डेरिवेशन करना अपन को. ठीक है, तो आप हेडिंग लिखें डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और ऊपर क्या कर देता हूँ, थोड़ा यूज़ कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड का. ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन का डेरिवेशन निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में आने के लिए. ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करना है, और इसको प्रिपेयर करना सिर्फ 3 स्टेप फिनोमेना है. स्टेप 1, 2, 3, बस ये तीनों आने चाहिए. ये क्या होते हैं? और तीनों स्टेप में 3 डायग्राम है. ठीक है, 3 डायग्राम अगर आपने बना लिए इस स्टेप पे और उस डायग्राम को समझ के बना लिया तो आपका ये टॉपिक खत्म बिल्कुल. ठीक है, तो अब इसको आप अच्छे से समझ लो क्या टॉपिक है ये. पहला डायग्राम आप बनाना स्टार्ट करो. आप चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, और जहाँ भी आप बनाना चाहो. ये पुराना डायग्राम है तो आप साथ साथ बना लो. ये आपको मैंने पहले डायग्राम बनवाया था ना, कि सपोज करो कि बॉडी पहले किसी पोजीशन P1 पर है, कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे बीच में बस, बाद में किसी पोजीशन P2 पर चली गई, और जाते वक्त उसने जो एंगल कवर किया, सपोज इस बारी वो एंगल ले लेते हैं d थीटा. लास्ट टाइम डेल्टा थीटा लिया था, इस बारी अपन
डी थीटा पे आ चुके हैं ना। अब जो यूज कर रहे हैं फॉर्मूला वो क्या यूज कर रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी या डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो इस P1 और P2 के बीच में जो डिस्टेंस कवर हुआ था उसको डेल्टा एस कहा था, इस बारी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी एस। रेडियस तब भी आर था, रेडियस अब भी आर है। ये बॉडी ऐसे घूम रही है गोल गोल, और अगर ऐसे घूम रही है तो इसकी दोनों पॉइंट पर दो वेलोसिटियां बनाई जा सकती हैं। बना दें, एक ये वाली और एक वो वाली, ये वाली V1 और वो वाली V2। दोनों की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, पर डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है ना। और ये एंगल कितना होता है 90, ये एंगल कितना है 90। बना रहे हो साथ साथ ना, बनाते रहो। तो यहां तक कर लिया अपन ने, यहां तक कोई दिक्कत, पुराना काम ही है, कोई नया काम नहीं है, ठीक है। लाइक इस पॉइंट के लिए ये R1 वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है अगर हम बनाएं तो, और ये वाली जो डायरेक्शन है, जैसे रेडियस भी तो वेक्टर है ना, तो आपको इस डायग्राम से फील आ जाएगी कि रेडियस को वेक्टर क्यों कहा, क्योंकि रेडियस की फर्स्ट पॉइंट पर अलग डायरेक्शन है और सेकंड पॉइंट पर अलग डायरेक्शन है। रेडियस इतना है, डायरेक्शन ये वाली है, रेडियस ये वाला है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है। इसके आप टुकड़े करोगे तो देखो अलग अलग टुकड़े होंगे कुछ, और इसके टुकड़े करोगे तो कुछ अलग आएंगे, है ना। ये आपने बना लिया। आपको मैंने कहा था 3 डायग्राम के आसपास घूमती है बस ये डेरिवेशन, जिसमें से पहला डायग्राम ये है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका लगभग ज़्यादा नहीं तो 40% काम हो गया है। 2 डायग्राम हो रहे हैं, मैं आपको बनाने सिखाता हूँ, फिर उस तरफ अपने कैलकुलेशन कर लेंगे। ये डायग्राम तो प्रॉपर मोशन का डायग्राम है, जो बाकी 2 डायग्राम है वो इसके अंदर से फीलिंग्स समझ करके डायग्राम बनाना है आपने। कैसे, क्या मतलब है इस बात का कि वेक्टर सम आपने किया था ना, एक वेक्टर किया, दूसरा वेक्टर किया, तीसरा वेक्टर निकाल लिया, तो सच्ची में ऐसे थोड़ी वेक्टर लगाते हैं, वो एक समझने का तरीका है जस्ट, है ना। तो इसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाएंगे 2 इसी तरह के। अब मेरे को पहले देख लेना, आप बाद में लिखने वाला काम बाद में करना। अगर आप ये देखो कि इसके अंदर मैं सिर्फ इस मोशन में डिस्टेंसेस पे फोकस करूँ, किस पे फोकस करूँ, डिस्टेंसेस पे, तो पहले O से लेकर P पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, R। वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ R1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड R ही है ना। और दूसरी पोजीशन जब मिल गई जिस भी बॉडी को, तो वहाँ पे कौन सा वेक्टर आ गया, R2 वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड इसका भी कितना है, R। और इन दोनों के बीच में जो चेंज आएगा, इन दोनों के बीच में जो चेंज आएगा दैट इज ds, है ना। यही है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन तक का इसको पोजीशन वेक्टर बोलते थे शुरू में, जब आपको वेक्टर्स कराए थे मैंने, याद करो। इस तरह से ये टेबल बना, ऐसे ग्राफ बनाया था। अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ पे आई है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर R1, ये इसका पोजीशन वेक्टर R2, और A से B तक बनाया हुआ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको डेल्टा R कहते थे आप, याद आ रहा है? yes. वैसा कुछ ही किया है। ये इसका पोजीशन वेक्टर R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर R2, और बीच में उनका डिस्प्लेसमेंट, जिसको आज ds से रिप्लेस कर रखा है। डायग्राम देख के बना सकते हो ये वाला। अच्छा, इस R1 और R2 के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, क्या d थीटा ही होगा? ओबवियस सी बात है, पागल बना रहे हो, d थीटा ही होगा। यही डायग्राम था दूसरे वाला, नकली सा भी लग सकता है आपको, ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी थी। वैसे एक और डायग्राम बनाना है बस, ऐसा ही। ये डायग्राम के अंदर अपन ने डिस्टेंसेस लिए हैं, है ना, पोजीशन वाला वेक्टर यानी डिस्टेंस, है ना, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ये फाइनल कह सकते हो, और ये इन बिटवीन। ऐसा ही एक और डायग्राम बनाना है वेलोसिटीज को लेकर के। फर्स्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है देखो कितनी है, इतनी, और फाइनल पे कितनी है, इतनी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। और अगर आप इसको देखो तो एक ऐसे है और एक कहाँ है, ऐसे। अगर मैं इसको जो v2 वेक्टर है उसको ला करके इसके पास यहाँ पे रख दूँ,
कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे। अगर ए वेक्टर ऐसे बना हुआ है, आप उसकी लेंथ को कम ज़्यादा नहीं करो और आगे या पीछे मूव करोगे तो वो उतना ही रहता है, ठीक है, सेम ही रहता है। अब मैं वेलोसिटी से ट्रायंगल बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये v1 वेक्टर, इसको ऐसा फिक्स रखते हैं। इसी पॉइंट पर इस वेलोसिटी को अगर लेकर के आए तो ये कुछ ऐसे सी बनेगी, ये बनेगा v2 वेक्टर। अच्छा, v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड होगा तो सेम ही ना। सपोज इसको अगर मैं v से दिखाऊंगा तो इसको भी किससे दिखाऊंगा, v से ही दिखाऊंगा। और v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में अगर कोई वेक्टर बनाया जाएगा तो वो क्या आएगा, डेल v या dv लिख दूं, क्योंकि d वाला अपन यूज कर रहे हैं नोटेशन, इसको लिखेंगे dv। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है भी तो अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए वही डायग्राम है कि अगर आपके पास दो पोजीशंस होती हैं तो पहले के लिए फर्स्ट वेक्टर, दूसरे के लिए सेकंड वेक्टर, और बीच में जो होता है वो उनका डिफरेंस आता है। अगर ये पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, तो ये चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये वेलोसिटी है तो ये चेंज इन वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब लास्ट चीज जो इस डायग्राम में फिट करने वाली है कि यहाँ पे क्या एंगल आएगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो भी डी थीटा ही आएगा। कैसे आएगा वो डी थीटा, आप समझो। ये रूल शायद मैंने पहले आपको बताया है, नहीं बताया है तो दोबारा सुन लो, और हमेशा के लिए याद रखना, बहुत बारी काम में आता है ये, कि अगर कोई भी टू लाइंस आपके पास, सिंपल मैथ्स का रूल है ये, फिजिक्स का नहीं है, किन्हीं भी टू लाइंस के बीच में कोई एंगल है, सपोज 30 डिग्री, और आप इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और एक इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। अगर ये दो लाइनें कट रही थी तो ये दो लाइनें भी कटेंगी, तो इन दोनों लाइंस के बीच में भी जो इंटरसेक्शन एंगल आएगा वो इतना ही आएगा जितना इनके बीच में था। क्या समझे? एंगल मेड बाय टू लाइंस एंड एंगल मेड बाय देयर परपेंडिकुलर्स इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इसको आप घर पे जाकर के चेक करके देख सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। लाइक 30 डिग्री का एंगल बना लो, एक उसकी जो दो रेज बनेंगी, एक पे 90 दूसरे पे 90 बना लो, और उनको कट करके देखो कि वहाँ पे 30 बनता है कि नहीं बनता। एक बारी फिर करके देखो। ये रूल आपका 11th में और 12th में बहुत बार यूज़ होगा। तो जैसे है तो ये छोटी सी चीज़, पर अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर बच्चा सोचता है कि सर ये डी थीटा कैसे लिख दिया आपने, कोई चालाकी करी आपने, ये डी थीटा जानबूझ के लिख दिया प्रूफ करने के लिए। ये रूल आपको बताया हुआ शायद पहले, है ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप चेक कर लेना, आपने चेक अभी तक किया है या नहीं किया है, आज फिर चांस है, आज फिर कर लेना। अभी तक भी नहीं किया तो भी आज कर लेना जाकर के। ये 3 डायग्राम अगर आपके बन गए और आप कहोगे समझ में आ गए, ओके है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता लिखने से इसको। ये 3 डायग्राम बन गए, पक्का? ठीक है। ये 3 डायग्राम और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा याद रखने वाला फॉर्मूला, वो 3 चीज़ें आप सीख लो। ये 2 डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 डायग्राम के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है, वो देखो, अगर आपको याद हो जाए तो आपको डेरिवेशन याद हो जाएगी। लिख दूं? ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कर लोगे? कर लोगे? ट्राई करेंगे। ठीक, ट्राई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर याद हो जाए तो आपकी डेरिवेशन हो सकती है, और याद नहीं हुआ तो आई एम सॉरी। सिंपल सा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ टॉपिक आसान है ही नहीं कुछ फिजिक्स में। 11th में 12th में, 11th में थोड़ा सा है, 10th में 12th में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, क्योंकि समझने वाली होती है ना, और बच्चा तैयार नहीं होता। तैयार मैंने समझने के लिए तैयार नहीं, वैसे मेंटली मैच्योर नहीं होता अगर लाइटली लेकर के आया है। तो आपको ये फॉर्मूला 2 बार ही लगाना है, एक बारी इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में, आपका काम हो जाएगा। आप इसको देख लो एक बारी तो आपको समझ में आ जाए ना, तो भले ही इसको आपको मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, लिखना कैसे आप समझ लो इसको। डी थीटा इज इक्वल टू डी एस। अब ये ट्राइंगल ऐसे बन गया जिसके अंदर देखो दोनों आर्क सेम है, आर आर वी वी, है ना। तो एक तरह से ये आर्क ही हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ये लगाता हूँ, आप मुझे
हेल्प करोगे कैसे लिखना चाहिए। इधर मैं लगाता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, कुछ LHS सेम सेम लग रहा है इनका। तो क्या RHS सेम सेम कर सकते हैं? कर दो सेम 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 सेम। तो आपके पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ds बाई डी आर डी वी बाई वी। कर क्या रहे थे अपने तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे थे क्या? याद रखना कर क्या रहे हैं अपने, है ना। घर का रास्ता याद रखना है, मोहल्ले में कहीं भी घूम लो, मार्केट में कहीं भी जाओ, याद रहना चाहिए कि शाम को घर पे जाना है। तो घर क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दिमाग में ऐसा भी रखा जा सकता है कि a निकालना है, या ये भी रख सकते हो कि dv बाई dt निकालना है ना। क्या आपको कहीं से dv की वैल्यू निकलती हुई नजर आ रही है? हाँ, ये वही डोरा क्वेश्चंस। ये v ऊपर जाएगा तो ये बनेगा v बाई आर, इंटू में बनेगा ds। ऐसा लिखा जा सकता है, सिंपल। शफलिंग करिए, इसमें क्या पूछना है आपको, dv नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, dv बाय dt, माने कि डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, या कहें कि आपको dt वाली टर्म इंट्रोड्यूस करानी है डिनोमिनेटर में। दोनों जगह पे dt से डिवाइड कर दो, यहां पे भी कर दो और यहां पे भी कर दो। अब आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं करा, तो देखो इस तरफ एक ही तो को करना था ना, तो इसको कर दिया। और साथ में ये दोनों लोग कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट है, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठंड लग के तो dv बाई dt क्या बना, एक्सेलरेशन v बाई आर है, और ds बाई dt क्या होता है, ये तो v होता है। यही तो चाहिए था, ये डेरिवेशन है नकली सी, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, आमने सामने करा, ये तो काम ही खत्म हो गया। बस v स्क्वायर बाई आर आ गया। अब v स्क्वायर बाई आर से शायद ओमेगा स्क्वायर आर निकालना डिफिकल्ट हो, क्या वो डिफिकल्ट है? वो पहले कर लिया अपन ने। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डन, हो गया ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखने का क्या तरीका है, एक बारी जो आपने लिख लिया साथ में, वो एक रफली सा तरीका होगा जिससे आपको समझ बढ़िया आ गया। बट एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उस तरीके से आप एग्जाम में प्रेजेंट कराना। नहीं, इसमें लैंग्वेजेस लिखनी पड़ेगी, लेट अस कंसीडर वगैरह वगैरह, वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी और वो आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला काम खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। अब इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें बाकी रहती हैं।